कहते हैं कुछ सरगोशियों की रफ्तार चीखों से भी ज़्यादा तेज़ होती है। कुछ ऐसा ही मामला ताहिर भाई के और उल्लू के झगड़े से भी मुंसलिक था। लोग तो शायद किसी तौर इस वाक़े को बुला भी देते, लेकिन शकूरन बुआ की खुसर बुसर ने मोहल्ले वालों की याददाश्त से ये अनहोनी कभी मिटने ना दी। नाम तो इनका शकूरन था, लेकिन आज तक किसी ने कभी इनको खुदा का शुक्र अदा करते नहीं देखा था। शकूरन बुआ आदि के मोहल्ले की सबसे कदीम शहर थी। जब आदि के अब्बा दूर दराज के इलाके से ट्रांसफर होकर इस शहर में तैनात हुए थे और इस कॉलोनी में आकर बसे थे, शकूरन बुआ तब भी पहले से यहाँ आबाद थी। मोहल्ले की जाने कितनी नस्लें इनके सामने ही जवान होकर अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। मोहल्ले की जाने कितनी ही नस्लें इनके सामने ही जवान होकर अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी, लेकिन शकूरन बुआ अभी वैसी की वैसी ही थी। लगाई बुझाई इधर की उधर लगाना इनका पसंदीदा मशगला था। गुजर बसर के लिए उन्होंने घर ही में बच्चों के लिए मीठी गोलियों, खट्टे मीठे चूरन, पैकेट में बंद इमली, खुश्क शहतूत और बेर और ऐसी न जाने कितनी और अलग अलग चीजों की दुकान सजा रखी थी। जब स्कूल के वक्त मोहल्ले के बच्चों का पसंदीदा मशगला सुबह उठने के फौरन बाद जेब में चवन्नी ठनी डालकर बुआ के डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख करना ही होता था। राजा और आदि भी शकूरन बुआ के मुस्तकिल गाहक थे। अब ये राजा की बदकिस्मती थी कि वो ताहिर भाई और उल्लू के झगड़े के वक्त वहाँ मौजूद न था, और फिर शकूरन बुआ की खुशकिस्मती थी कि वो इसी वक्त अपने शटलकॉक बुरके समेत अपनी दुकान के लिए खरीदा हुआ सामान उठाए वहाँ से गुजर रही थी। जब उल्लू ने ताहिर भाई के सर पर आहनी मुक्के से ज़रब लगाई, ताहिर भाई के सर से निकलती खून की फुहार देख बुआ हवास भागता होकर चीखी और इधर उधर के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। ये इंकशाफ उन्होंने ही नहीं सबसे पहले किया था कि दोनों के दरमियान हाथापाई से पहले उन्होंने किसी एक के नाम से वजीहा का नाम सुना था। गयास चाचा का रौबदाब भी ऐसा था कि इन्हें खुलकर अपनी ज़री ख्यालात के इजहार का मौका नहीं मिला, वरना वो अब तक मोहल्ले के हर घर में इस बात का ढंढावर पीट चुकी होती। कुछ लोग भी तो खुद शकूरन बुआ से वाकिफ थे और कुछ गयास चाचा और इनके मोअज़्ज़ज़ खानदान का भी लोगों को ध्यान था, इसलिए अगर किसी ने उनको कुछ कहते सुना तो वहीं झिड़क कर चुप करवा दिया। रही बात मोहल्ले की औरतों की, वजीहा इनके सामने ही बच्ची से जवान हुई थी, वो सब इनके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन सब बातों के बावजूद शकूरन बुआ की जबान को मुस्तकिल लगाम देना किसी के बस की बात नहीं थी। अब जाने ये सरगोशियां गयास चाचा के खानदान तक इस वक्त पहुंच पाई थी या नहीं, या अभी तक वो इन अफवाहों से लाइलम थे कि जब सगीना खाला और वजू आपी ने ताहिर भाई की अयादत के लिए उनके घर जाने का फैसला किया था। मोहल्ले में ये आम दस्तूर था कि किसी के मेहमान बनकर जाने से पहले उनकी इतला करवा दी जाती थी, ताकि अचानक जाने से किसी को जहमत उठानी न पड़े। दूसरे दिन वजू आपी ने अपने घर के दरवाजे से बाहर झांका तो राजा और गुड्डू पहले से पहरे पर मौजूद थे। दोनों ने चौंक कर वजू आपी को देखा। आपी ने इशारे से इनको बुलाया और इन्हें ताहिर भाई के घर इनकी अम्मा को पैगाम देने का कहा कि सकीना खाला और वजीहा इनके घर आना चाहते हैं। राजा ने गुड्डू को वहीं आपी के घर के बाहर छोड़ा और खुद भागते भागते ताहिर भाई के पहुंचा और अजीजा खाला को वजू आपी का पैगाम पहुंचा दिया। उन्होंने हस्बे मुल्क कहा 100 बार आए, उनका अपना घर है, और यही जवाब राजा की हाथ बजवा दिया, जिसे राजा ने दूसरे ही लम्हे वजू आपी के घर मुंतकिल कर दिया। और जो वजू आपी और सकीना खाला ताहिर भाई के घर के लिए निकली, राजा ने गुड्डू को भी इनके पीछे ताहिर भाई के घर भेज दिया। तभी शकूरन बुआ भी अपने दरवाजे से अचानक उठकर बाहर निकल आई। उन्होंने राजा से पूछा, है बच्चे इधर आ, ये कौन दो अभी भी ताहिर मियाँ के घर घुसी हैं। राजा ने इन्हें बताया कि वजू आपी और सकीना खाला है। ये सुनकर बुआ चमक कर बोली, हाँ हाँ, वो क्यों ना जाएंगी मेजाद पुरसी को, तभी जानते हैं कि दोनों लोंडे अपनी वजीहा बी की लगाई हुई लड़ाई ही तो लड़ रहे थे। राजा को इनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो शकूरन बुआ का पहले इतना मकरूज था, उनकी दुकान से उतार के इतनी चीजें लेकर खा चुका था कि उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। शकूरन बुआ जिस तरह लचतम पचतम बाहर निकली थी, वैसे ही फौरन अंदर वापस भी चली गई। कुछ ही देर में गुड्डू ने आकर राजा को रिपोर्ट दी कि घर में ताहिर भाई समेत सभी मौजूद थे। सबसे पहले तो सकीना खाला ने जाते जाते ताहिर भाई की भी लाइन ली, क्योंकि ताहिर भाई ने हमेशा इनकी बेटी को बेहतरीन नंबरों से पास करवाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर उन्होंने भी वही सवाल किया जो सारे मोहल्ले की जुबान पर था। आखिर ऐसी क्या बात थी कि मामला इस कदर बढ़ गया। गुड्डू ने बताया कि ये इस सवाल पर वजीहा आपी ने जब तक साइड झुकाए बैठी थी नजर उठाकर ताहिर भाई की जानिब देखा। इनकी नजर में ताहिर भाई के नाम में एक इल्तिजा थी कि अब मुनासिब यही होगा कि ताहिर भाई पूरी बात मुकम्मल सबको बता दे। लेकिन ताहिर भाई ने वजू आपी की नजरों की सुनी अनसुनी करते हुए वही मकसूद जवाब दिया कि उल्लू तो बस खौमखा ही उलझने के बहाने ढूंढता रहता है, वरना कोई खास वजह ना थी। सकीना खाला ने ताहिर भाई को मशवरा दिया कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही शरीफजादों के लिए बेहतर है। आइंदा ताहिर भाई इस रास्ते से ही ना गुजरे जहाँ वो उल्लू इनका रास्ता काटने के लिए खड़ा हो। अब सकीना खाला को ये बात कौन समझाता कि रास्ता तो वो इनकी लाडली वजह का काटना जाता है, लेकिन हर बार ताहिर भाई इनकी राह की रुकावट बन जाते हैं। इसलिए उल्लू ने पहले ही इस रुकावट दूर करने का फैसला कर लिया है। अगले दिन ताहिर भाई की सड़क की पट्टी उतर गई और इसे अगले दिन टांके भी खुल गए। इलाका एसएचओ ने 2 मरतबा इनके घर के चक्कर मजीद लगाए ताकि ताहिर भाई अगर उल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो दर्ज करने को तैयार है, लेकिन ताहिर भाई ने उसे टाल दिया कि इनके आपस का मामला है और अब वो गलतफहमी दूर हो चुकी है, जिसकी वजह से उल्लू इनसे लड़ पड़ा था, लिहाजा एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत नहीं। बाले ने अगले रोज राजा को बताया कि उल्लू रात के अंधेरे में कल घर के अंदर कूदा था, लेकिन इसके अब्बा की आंख खुल गई। उन्होंने उल्लू को बहुत बेइज्जत और जलील करने के बाद इस घर से निकल जाने का हुक्म दिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि उल्लू इसी वक्त इनके साथ चलकर ताहिर भाई के घर वालों से माफी मांगे, लेकिन उल्लू ने साफ इनकार कर दिया कि वो मरते मर जाएगा लेकिन इनसे कभी माफी नहीं मांगेगा। इस बात पर बाले के अब्बा मजीद भड़क गए। उन्होंने उल्लू को इसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, वरना दूसरी सूरत में उन्होंने पुलिस बुलाने की धमकी भी दी थी। उल्लू ने तंजिया हंसी के साथ बाप को दरमियान में ही टोक दिया कि इसे अच्छी तरह खबर है कि वो ताहिर भाई भी आजकल पुलिस के साथ बहुत ज्यादा रस्मों राह बढ़ा रहा है, लेकिन कोई इसको बता दे कि उल्लू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर इसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो उल्लू भी चुप नहीं बैठेगा और सारे शहर में ताहिर के मुआशके की खबर फैला देगा।
बाला समझ चुका था कि शायद इसके अब्बा को तो उल्लू की दी हुई इस धमकी की इतनी समझ ना आई हो, लेकिन बाले के बात सुनते ही कान खड़े हो गए। वो समझ गया था कि उल्लू का इशारा किस तरफ है, लेकिन तब तक बाले के अब्बा फिपट गए थे। उन्होंने खुद उल्लू को हाथ से पकड़कर दरवाजे से बाहर कर दिया। बाले ने यह भी बताया कि घर से निकलते ही उल्लू बिल्कुल ही खतरे से उकड़ गया और इसने वहीं दरवाजे में खड़े खड़े ताहिर भाई समेत खुद अपने घर वालों को भी संगीन नताज की धमकियां दी कि वो भी अब चुप नहीं बैठेगा और ना ही अपने घर वालों को और ना ही ताहिर भाई को चैन से बैठने देगा, जिसकी वजह से आज रात गए तक उसे घर से निकाला गया। उल्लू बहुत देर तक वहीं दरवाजे पर खड़ा भगता झगता रहा और फिर डेगर मोहल्लेदारों के गली वालों के दरवाजे के खुलने की आवाजें सुनकर वहां से कहीं चला गया। बाले की जुबानी ये सारा माजरा सुनकर राजा और बाकी सारे दोस्त गहरी सोच में पड़ गए। उनको सिर्फ वजह आपी की फिक्र ही खाई जा रही थी, लेकिन यहाँ तो ताहिर भाई की जान के भी लाले पड़ रहे थे। अब वो क्या करें, बस यही एक सवाल जो उनके जहनों में खुलबुला रहा था। ऐसे मौकों पर राजू को आदि की बहुत याद सताती थी, क्योंकि जब इन सबके दिमाग हथियार डाल देते थे तो एक आदि ही था जिसकी अकल ऐसे में कोई दूर की कौड़ी लेकर आती थी। लेकिन आदि तो इस वक्त हजारों मील दूर जाने की इन जालिमों के चुंगल में फंसा हुआ था। काश आदि इधर होता, काश काश। राजा का जहन इसी एक काश का वेट करता रहा, लेकिन उसे कौन समझाता कि हमारी जिंदगी ऐसे बहुत से काश का मजमुआ होती है और इनमें से कोई एक काश भी अगर अपनी जगह से हिल जाए तो शायद हम सब खुद अपनी तकदीर लिखने की सलाहियत भी हासिल कर लेते। लेकिन जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है कि काश मुमकिन हो पाता।